फिजिक्स के चैप्टर 6 से आज आपका किरचॉफ का नियम पढ़ाया जाएगा। किरचॉफ के नियम को किरचॉफ का नियम भी कहते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। किरचॉफ का नियम भी इसे कहते हैं। तो इसको पढ़ने का जो तरीका है वो दो तरीका है, इसको किरचॉफ भी पढ़ते हैं और किरचॉफ भी पढ़ते हैं। तो देख लीजिए, पहला नियम इन्होंने जो है जो धाराओं के योग संबंधी नियम दिए थे, ठीक है, विभिन्न चालकों की जो धाराएं हैं उनके योग संबंधी जो है या वितरण संबंधी कुछ नियम दिए थे। तो उसमें पहला नियम ये है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। मतलब कह रहे हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराएं, मतलब अगर किसी संधि पर जो जितनी भी धाराएं मिलेंगी उन सबका जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। अब मान लीजिए, देखिए जो एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारे पास जो चालक हैं, पांच चालक क्रमशः 1 2 3 और 5 तक है, या 4 5 संधि O पर मिलते हैं, O पर मिलते हैं जिनमें धाराएं क्रमशः I1 I2 I3 I5 बहती हैं। देख लीजिए, हमारे पास एक चालक है, 5 चालक हैं, 1 2 3 4 और 5। इसमें जो है धाराएं I1 I2 I3 I4 व I5 बह रही हैं, और ये जो है सभी धाराएं संधि O पर मिलती हैं। अब चूंकि प्रथम नियम ये कहता है कि जो भी धाराएं हैं चालक की, अगर वो किसी एक बिंदु से संधि पर मिलती हैं तो उनका जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। देखिए, जो धाराएं संधि की ओर आती हैं, मतलब जो धाराएं संधि की ओर आती हैं, जैसे ये धारा और ये धारा यानी I1 और I2 ये संधि की ओर आ रही हैं, तो इसका जो इस पर जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब चिन्ह परिपाटी जो होगा इस पर वो धनात्मक होगा, इस पर धनात्मक और इसमें धनात्मक। और जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं, मतलब संधि से जाती हैं, उससे जो है उस पर जो है ऋण साइन होता है, मतलब जो चिन्ह परिपाटी होता है वो ऋणात्मक होता है। मतलब ये जो I3 I4 और I5 ये सब क्या है, ये आपके संधि से क्या हुआ, जा रही हैं। तो जो धाराएं संधि से जाती हैं उन पर जो है ऋणात्मक चिन्ह होता है, मतलब वो ऋणात्मक होते हैं। तब देख लीजिए, यानी संधि की ओर आती हुई धारा धनात्मक होती है और संधि से जो धारा दूर जाती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। अब देख लीजिए एग्जाम्पल में बताएं आपको। मान लीजिए 5 चालक क्रमशः 1 2 3 4 5 संधि O पर मिलते हैं, जिनमें धाराएं क्रमशः I1 I2 I3 व I5 बहती हैं। तब देख लीजिए क्या होगा, किरचॉफ के नियम से देखिए, जो धाराएं संधि की ओर जाती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, धनात्मक होती है। तो I1 और I2 क्या हुआ है, संधि की ओर जा रही है, तो इन पर कैसा साइन होगा, धनात्मक होगा, I1 प्लस I2। फिर देखिए, जो धाराएं इससे जा रही, संधि से जा रही हैं, दूसरी तरफ जा रही हैं, उन पर कैसा साइन होता है, ऋणात्मक, यानी -I3 -I4 और -I5 बराबर क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि किसी परिपथ में संधि पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं होंगी उनका जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो इसका जो टोटल मान होगा संधियों का, इन धाराओं का जो योग होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये समेशन ऑफ I0 उन्होंने बताया था, यानी जितनी भी धाराएं होंगी उनका जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा, 0 होगा।
तो इस हिसाब से इन सब का जो मान होगा वो 0 होगा। तो पॉजिटिव साइन को आप इस तरह लिख सकते हैं, I1 बराबर I1 प्लस I2 बराबर, इनको अगर उधर भेज दें तो आपका हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। ये सभी माइनस हैं, बराबर के उधर जाएंगे क्या, प्लस हो जाएंगे। इस प्रकार इन दोनों धाराओं का मान क्या होगा, बराबर होगा। मतलब I1 और I2 का मान I3, I4 और I5 धाराओं के योग के बराबर होगा। ये इसका जो है एग्जाम्पल है। सेकेंड है आपका, आज आपको जो है व्हीटस्टोन सेतु पढ़ाया जाएगा। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है जिसमें जो है प्रतिरोध लगे होते हैं और उसके विकर्ण से, एक विकर्ण से जो है सेल को जोड़ दिया जाता है और एक विकर्ण से जो है विभवमापी को, और इसमें धारा इस तरह प्रवाहित की जाती है कि जो विभवमापी है उसमें कोई विक्षोभ ना हो, उत्पन्न ना हो। तो उसके बाद जो है इन दोनों प्रतिरोधों का जो अनुपात है विकर्णों के दोनों तरफ का, उसको निकाल लेते हैं, जिससे कि हमें जो है उस जो है हमें प्रतिरोध का जो है मान पता चल जाता है। तो देख लीजिए व्हीटस्टोन सेतु क्या है, यह एक जो है चालक का प्रतिरोध, इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध PQRS चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं के रूप में जुड़े होते हैं। मतलब 4 प्रतिरोध PQRS ABCD 4 चतुर्भुज से जुड़े होते हैं। इसका जो विकर्ण होता है, एक विकर्ण होता है जिससे विभवमापी G जुड़ा होता है, और दूसरा जो विकर्ण होता है AC, ये इससे जो है हमारा सेल जुड़ा रहता है जिस पर विद्युत वाहक बल E होता है। इसमें 2 कुंजियाँ होती हैं, एक K1 यहाँ लगा रहता है जिसको दबाने पर धारा जो है इसमें I धारा प्रवाहित होने लगती है, और एक कुंजी यहाँ लगी होती है विभवमापी के पास, क्योंकि जब इसमें जोड़ते हैं तो इसमें धारा जो है प्रवाहित हो सकती है, हो जाती है। अब देखिए जब K1 धारा प्रवाहित की जाती है तो ये धारा यहाँ से A से 2 भागों में विभक्त हो जाती है, एक में I1 और दूसरे में जो है I2 धारा जो है बहती है। ये धारा जब बिंदु B पर पहुँचती है तब इसको इस तरह प्रवाहित किया जाता है कि इस जो विभवमापी है इसमें कोई विक्षोभ ना हो। जब कोई विक्षेप नहीं होता है तो ये जरा सा भी कंपन नहीं करती है और इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये धारा I1 सीधे जो है Q प्रतिरोध के पास पहुंच जाती है और फिर वापस आकर जो यहाँ मिल जाती है। फिर ये धारा यहाँ से वापस होती हुई यहाँ चली आती है। यहाँ देख लीजिए जो I2 धारा है वो आपकी यहाँ से बहती है और चूंकि इससे विक्षोभ नहीं होता है तो यही I2 धारा जो है S प्रतिरोध तक भी चली जाती है। फिर ये दोनों धाराएं I1 और I2 यहाँ मिल जाती हैं जो वापस I के रूप में जो है विद्युत सेल में आ जाती है। अब देखिए बंद पास ABDE के लिए, इसके लिए जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं इसमें। तो इस किरचॉफ का दूसरा नियम क्या था कि जो धारा का मान होता है I1 और उसका जो प्रतिरोध होता है वो यहाँ प्रतिरोध आपका है P, तो I इंटू I1 इंटू P बराबर माइनस, चूँकि इसकी दिशा जो है शून्य की तरफ है तो ये जो है पॉजिटिव रहेगा और इसके बाद जब जाएगी तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये I1Q हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसके बंद पास इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं तो I1P और माइनस I2R बराबर आपका हो जाएगा 0, तथा क्या होगा, तथा बंद पास इसी प्रकार बंद पास बी सी डी और बी के लिए, बी सी डी बी के लिए
क्या हो जाएगा इस बंद पास के लिए आपका I1Q माइनस I1Q माइनस I2S ये बराबर 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से भाग दे दीजिए। समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से भाग दीजिए तो आपका हो जाएगा I1P माइनस I2R बटे, इसको अलग अलग कर दीजिए तो हो जाएगा I1P, इसके नीचे हो जाएगा आपका I1Q और इसके नीचे आपका हो जाएगा I2S और बराबर आपका 0। इस माइनस को उधर भेज दीजिए तो I1P या यहीं बराबर भेज दीजिए आप, तो ये हो जाएगा। इसको आप कर सकते हैं, इसको आप I1P को लिख सकते हैं केवल P और इस I1Q को काट दीजिए अगर तो ये P/Q हो जाएगा और ये I2 कैंसिल हो जाएगा तो R/S हो जाएगा। तो इस तरह अगर आपको मान लीजिए PQ ज्ञात है, R ज्ञात है, यस नहीं ज्ञात है तो यस प्रतिरोध का आप मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी एक अज्ञात प्रतिरोध का आप मान ज्ञात कर सकते हैं इस व्हीटस्टोन सेतु विधि से।